हेलो एंड वेलकम। पिछले क्लास में हम मोशन इन प्लेन के 4.1 को देख चुके हैं। ऐसा आप सभी जानते ही हो कि हम एनसीईआरटी के एक एक लाइन को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एक एक लाइन से और एनसीईआरटी से बेहतरीन कोई बुक नहीं है। थोड़ा सा बीच में गैप हो गया था हमसे, फिर से हम लोग वापस एक्टिव हैं और इसको पढ़ते हैं। इसमें स्केलर्स एंड वेक्टर्स ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। जस्ट प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हो इसी जो प्लेलिस्ट है उसमें, ओके। अब जो हमारा है जो आज पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है अब उसका एप्लीकेशन, मतलब प्लेन मोशन हमें मेनली देखना है। प्लेन मोशन में दो मेन चीज़ होता है, प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन, उसको हमें समझना है। बट फाउंडेशन हमें बनाना है यहाँ पे कि प्लेन मोशन हम कैसे और क्या है एनसीईआरटी के अनुसार से, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो प्लेन मोशन है 4.7 है और 4.7 आज का टारगेट है। इसको पढ़ने से पहले दो तीन चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे जो वेक्टर एडिशन में आपने देखा है कि कभी भी दो वेक्टर जब भी होता है तो वेक्टर यदि ए है, ठीक है, और वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी यदि एक जगह पे ऐसा उसका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, तो इसका कोई एडिशन कोई पूछता है कि एडिशन कितना होगा, तो आप इसको क्या करते हो, इस वाले पोर्शन को आगे बढ़ा देते हो, ऐसे पैरेललोग्राम बना देते हो। और ये जो यहाँ से जाता है ये रिजल्टेंट होता है। ये रिजल्टेंट जो आता है वो ए प्लस बी आता है, ठीक है। ए प्लस बी जो आता है वो ये आता है। और यदि मैं कहूँ कि यहाँ पे जो याद आपको रखना चाहिए जो मोस्टली आता है, जैसे यदि मैं इन दोनों को ऐसे सिंपली मिला दूँ, इन दोनों को मिला दूँ, तो ये जो वेक्टर होगा वो b माइनस ए को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये जो होगा वो b माइनस ए को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये बार बार आपके पास में ये बीच में आता रहेगा, तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाकी इसके रिजल्टेंट वगैरह आपको पता ही है, अभी अभी हमने निकाला था कि यदि ये दोनों के बीच में ये जो एंगल है थीटा है, तो ये जो रिजल्टेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है, जैसे a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है उसके मैग्नीट्यूड को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा का रूट अंडर। और a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है उसको देखोगे तो बस यहाँ पे माइनस आ जाता है और उसका आंसर आ जाता है। बस ये आप ध्यान रखना कि दो वेक्टर यदि आपको दिया रहे तो डिफरेंस ऐसा होगा, यदि दोनों यहीं पे है तो ऐसे सिंपली डिफरेंस हम लिख देंगे, है ना। ये और भी दूसरा तरीका है जो आप जानते हो कि इसी वाले पोर्शन में a माइनस बी, यदि b माइनस ए करना था तो a का नेगेटिव जो होगा वो यहाँ पे होगा, माइनस ए यहाँ पे होगा और माइनस ए। तो इसमें पैरेललोग्राम यदि हम ऐसा बनाते हैं तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आता है बिल्कुल इसी के पैरेलल यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी, ये दोनों पैरेलल होगा, ये b माइनस ए सॉरी, तो b माइनस ए ऐसे ही आ जाता। तो इसी को यहाँ पे रख दिया गया। आपको पता है कि वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत हमें नहीं होता है, ठीक है। दूसरा एक चीज़ आप ये ध्यान में रखना, दूसरा ये चीज़ ध्यान में रखना कि जैसे अभी हम प्रीवियस जो भी पढ़े हैं उसमें सबसे पहले पोजीशन होता था, तो चूंकि वो उसमें हम वेक्टर साइन नहीं यूज करते थे क्योंकि स्ट्रेट लाइन में था। लेकिन आपको पता है कि पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना, dx बाई dt जब आप करते हैं तो वो चीज़ आपको वेलोसिटी दे देता था, और वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते थे तो dv बाई dt आप जब करते थे तो एक्सलेशन दे देता था, ठीक है। एक्चुअली ये पूरे उसके लिए अप्लीकेबल है, पूरा के पूरा ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये चीज़ आपका यहाँ पर भी चलेगा। ध्यान रखना है कि जब भी हम dx की बात करते हैं या डेल x की बात करते हैं, जब भी हम डेल x की बात कर सकते हैं तो उसमें हम x फाइनल माइनस x इनिशियल करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन में सिंपली होता था, एक्चुअली में वेक्टर डिफरेंस होगा, है ना। और इसी चीज़ को आप डिस्प्लेसमेंट कहते थे, इसी चीज़ को आप डिस्प्लेसमेंट कहते थे यदि ये चीज़ पोजीशन रिप्रेजेंट करता है तो, ठीक है। अब ये सारा चीज़ जो होने वाला है वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं, अभी जो हो रहा था वो स्ट्रेट लाइन में सारा मोशन ऐसे था, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस ओनली। अब जो हम पूरे अपने आप को थोड़ा सा एक और इंडिपेंडेंस देते हैं कि हम दो डायरेक्शन, यदि ये एक्स है और यदि वाई है, तो इसमें जो ये ऑब्जेक्ट है ये इस प्लेन में मूव कर सकता है, ठीक है। प्लेन में मूव करेगा तो एक्स भी होगा और उसमें वाई भी होगा, तो दोनों में मूव कर सकता है। इस तरह का हम अभी फ्रीडम अब आ गया है प्लेन मोशन में, ठीक है। तो इसके उसी तरह से हम जैसे जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले पोजीशन देखे थे, फिर वेलोसिटी देखे थे, फिर एक्सेलरेशन देखे थे, तो सिमिलर मैनर में यहाँ पर भी ये चीज़ बनाया गया, जस्ट आपके दिमाग में एक बैठाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे इसके एक एक लाइन पे, एक एक चीज़ को हम समझते हैं। मोशन इन प्लेन 4.7 आज का हमारा टारगेट है। इसमें कहा इन दिस सेक्शन वी शैल सी हाउ टू डिस्क्राइब द मोशन इन 2 डायमेंशन यूजिंग द वेक्टर। इसमें देखेंगे कि किस तरह से हम 2 डायमेंशन मोशन को वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो चीज़ हमारा टारगेट है इसमें।
अब ऑब्वियस सी बात है कि जो सबसे शुरुआत होता है वो सबसे शुरुआत होता है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट से। वहाँ पर भी ऐसी होता था, हम पोजीशन वेक्टर से ही शुरुआत करते थे। तो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट को हम पहले देखेंगे और क्या होता है। तो इन जनरल इसमें बताया गया कि द पोजीशन वेक्टर आर, और आपको पता ही है कि एनसीईआरटी में क्या, जैसे यदि बोल्ड लेटर में लिखा रहे मतलब वेक्टर होता है, आप उसको यदि नोट्स में लिखना है तो उसे हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ऑफ अ पार्टिकल P located in a plane with respect to the origin of XY reference frame इज गिवन बाय, जैसे ये XY रेफरेंस फ्रेम है, ये ऑरिजिन है और यहाँ पे एक पार्टिकल ऐसे रखा गया है, तो ऑब्वियसली इस वेक्टर से इसके पोजीशन को हम बता सकते हैं। और ये पोजीशन को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। ऑब्वियसली आप ऐसे लिखोगे r इज इक्वल टू x कंपोनेंट जो यहाँ पे ऐसा है और ये i वेक्टर हो जाएगा प्लस y कंपोनेंट और j वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर होता है, ये चीज़ वेक्टर में आप पहले उसमें ही देख चुके हो। और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है ये वेक्टर एडिशन ही है। देखो यहाँ से x अमाउंट ऐसे गए तो एक वेक्टर बना, और यहाँ से y अमाउंट ऊपर गए तो ये y वेक्टर बना। तो यहाँ पे x और y मिला दोगे तो r वेक्टर मिल जाएगा। तो ये कंपोनेंट फॉर्म भी हम इसे कहते हैं। 3D में यही जो था वो z, यहाँ पे z प्लस k भी था, ठीक है। वेयर यहाँ पे x y जो है वो कंपोनेंट है किसके, r का, अलोंग x एंड y एक्सिस, और सिंपली दे आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट भी हम एक्स वाई को कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि ये पोजीशन वेक्टर का कंपोनेंट है एक्स और वाई, ठीक है। ये एक लैंग्वेज है जिसको वेक्टर के फॉर्मेट में हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आया कि सपोज करो कि इसमें कि सपोज अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, एक कर्व में मूव कर रहा है पार्टिकल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो ये कुछ इस कर्व को फॉलो कर रहा है। देखो ये ब्लू कलर को के उसको कर्व को फॉलो कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये एक लाइन का मोशन नहीं होगा, एक प्लेन में मोशन होगा, है ना। लाइन में रहता तो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन इधर से कहीं मुड़ता ही नहीं, ये मुड़ ही नहीं सकता था, इसमें बस वापस आता तो ऐसे ही आता, जो पहले क्लासेस का हमारा मैटर था। लेकिन इस क्लास में हम जो देख रहे हैं प्लेन में है, तो इसलिए ऐसे चल रहा है, ठीक है। फिर कहा कि बाय द थिक लाइन एंड एट द p एट टाइम t, इसको शो किया गया है थिक लाइन से, ऐसे जो ये ब्लू कलर का लाइन है। और यहाँ पे t सपोज करो कि इज एट p एट टाइम t एंड p डैश एट टाइम t डैश है, मतलब यहाँ पे एक पोजीशन हमने माना टाइम t पे और यहाँ p डैश टाइम t डैश पे माना हमने, ठीक है। तो यहाँ पे यदि डिस्प्लेसमेंट कोई पूछता है तो ऑब्वियसली जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो डेल आर, मतलब आर फाइनल माइनस आर इनिशियल के बराबर होगा। यहाँ का आर फाइनल माइनस आर इनिशियल के बराबर हो जाएगा। और ऑब्वियसली आर फाइनल माइनस आर इनिशियल आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पोजीशन वेक्टर के अनुसार से देखना है, तो आपको सबसे पहले उस पोजीशन वेक्टर को देखना पड़ेगा कि वो पोजीशन वेक्टर क्या है। तो देखो, तो सबसे शुरुआत में जो पोजीशन वेक्टर है ये P पे, वो इस R से दिखाया गया है कि दिस इज द पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे ऐसे ये R है पोजीशन वेक्टर, और जब यहाँ पे पहुँच गया तो ऑरिजिन से आप दिखाते हो तो ये दूसरा जो वेक्टर हो गया ये P डैश हो गया, R डैश हो गया, ठीक है। P डैश जब पोजीशन पे है तो ये दो वेक्टर आपको मालूम है, और आपको क्या निकालना है, चेंज इन पोजीशन निकालना है। तो जैसा मैंने बताया कि फाइनल माइनस इनिशियल करने के लिए आप सिंपली इससे इसको जोड़ दोगे, इस वेक्टर को अभी अभी मैंने समझाया है। तो ये वेक्टर माइनस ये वेक्टर, ये डेल आर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो डेल आर आप लिख रहे हो, जिसे आप डिस्प्लेसमेंट कह रहे हो, ये सिंपली आर डैश माइनस आर वेक्टर के बराबर है, ठीक है। ये हो गया। और ऑब्वियसली इसको आप क्या कहोगे, डिस्प्लेसमेंट कहोगे। तो ये जो डायरेक्शन हो गया ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया, ओके। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि अच्छा हम इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यदि 2 डायमेंशनल मोशन है। तो अब ऑब्वियस सी बात है इसका जो डायरेक्शन होगा वो P से P डैश के उसमें, ये जो ब्लैक कलर का ऐसे बना हुआ है P से P डैश डायरेक्शन में, इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा किसका, डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट जो है वो समझ में आ गया, जैसे चेंज इन जो ऐसा कहते हैं उसके अनुसार से हो गया। अब सपोज करो कि अब इसके कंपोनेंट फॉर्मेट में हमें यदि लिखना है, तो हमें पता है कि हम चाहे तो जो आर डैश वेक्टर है उसको लिख सकते हैं एक्स आई डैश आई प्लस वाई डैश इतना, और माइनस एक्स आई और वाई जे, मतलब इसका कोऑर्डिनेट जो था एक्स वाई था, इसका कोऑर्डिनेट था एक्स डैश वाई डैश था। तो ये इसको माइनस कर दिया, और हमें पता ही है कि आई और आई के साथ माइनस यहाँ पे लिख देंगे तो ये डेल एक्स हो जाएगा, और वाई डैश माइनस वाई ये डेल वाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास डेल आर का वैल्यू डेल एक्स आई कैप और डेल वाई जे कैप ऐसे आ गया। मतलब ये थोड़ा मिस प्रिंट है, तो ऐसे लिख सकते हो आप डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे, ये हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास में हो गया।
अब जब वेलोसिटी निकालना है तो आपको पता ही है कि डिस्प्लेसमेंट में यदि मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो वेलोसिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे एक हमने जो डिस्प्लेसमेंट लिया है वो एक सर्टेन अमाउंट का है, वो इंस्टेंटेनियस, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही है कि एक समथिंग एक समय लगाया है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी डैश है। तो जिस टाइम इंटरवल में इसने ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है वो डेल्टा टी जो है वो टी डैश माइनस टी है, क्योंकि कहा गया है कि ये किस समय पे था, टी पे था, और पी डैश किस समय पे था, टी डैश पे था। तो डेल्टा टी जो हो जाएगा वो टी डैश माइनस टी, ये दोबारा डैश में ऐसा होगा। तो डेफिनेटली जब हम वेलोसिटी निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड करोगे, टाइम इंटरवल से यदि डिवाइड करोगे तो वो एवरेज दे देगा। तो देखो इसलिए यहाँ पे कहा कि एवरेज वेलोसिटी जो होगा, इसलिए उसने ऊपर एक कैप ऐसे लगा दिया। एवरेज वेलोसिटी जो होगा, ये एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इसमें इसका क्या होगा, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कॉरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल। ध्यान रखना जब भी एवरेज की बात करेगा तो उसमें टाइम इंटरवल होगा। ओके, टाइम इंटरवल दिया रहेगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस में एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की हम बात करते हैं, यहाँ पे हम एवरेज की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम इंटरवल दिया रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट में यदि हम टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, एवरेज वेलोसिटी बन जाता है। और ये चीज़ हम निकाल चुके हैं, डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे अपॉन डेल टी कर देंगे। अब डेल एक्स बाई डेल टी कर देंगे और डेल वाई बाई डेल टी कर देंगे। ऑब्वियसली बात है, डेल एक्स बाई डेल टी जो हो जाएगा वो एवरेज वेलोसिटी एलॉन्ग एक्स कंपोनेंट होगा, ठीक है। और जो डेल वाई बाई डेल टी होगा वो एवरेज वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन होगा, ठीक है। वाई कंपोनेंट कह सकते हैं, वाई डायरेक्शन मतलब वाई एक्सिस के अलोंग में होगा, ठीक है। तो अब ये कहा कि ये जो होगा डायरेक्शन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज द सेम एज दैट ऑफ डेल आर। ये क्यों होगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया कि डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हमें पता है कि हम इस डेल आर में हम टाइम से जो डिवाइड कर रहे हैं ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी से को वेक्टर में मल्टीप्लाई करने से उसके डायरेक्शन में चेंज नहीं होता, उसका मैग्नीट्यूड बड़ा या छोटा हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन डेल टी का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसलिए जो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो किसके डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, कभी कभी ये क्या होता है, क्वेश्चन पूछ देता है, छोटे से न्यूमेरिकल आपके पास में आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान में रखोगे कि जो डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी होता है वो सेम होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। द वेलोसिटी, अब हमें यदि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको पता है कि एक बार यदि आपके पास में एवरेज आ गया तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यदि हमें निकालना है और कहीं पे भी ओनली वेलोसिटी वर्ड यूज करे तो उसका सीधा सा मतलब है कि वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा है, ठीक है। सिंपल वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाय लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेस जीरो। अब ये चीज़ मैथमेटिकल एक तरीका होता है कि जो हमने एवरेज निकाला है इस एवरेज में यदि हमें डेल टी जो है वो जीरो कर दूं, मतलब हम एक्चुअली में टी डैश माइनस टी को जीरो की तरफ टेंस कर रहे हैं, इसलिए इक्वल ना लिख के ऐसे एक एरो दे दिया जाता है, टेंस कर रहे हैं, है ना। यही हो गया डेल टी का जीरो होना, डेल टी टेंस टू जीरो होने का मतलब ये हो गया। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे टी डैश जो होगा वो टेंस टू टी हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट मोमेंट और इनिशियल मोमेंट एक होने वाला है, मतलब उसको इंस्टेंटेनियस कह सकते हैं। तो मैथमेटिकली उसी चीज को लिखा जाता है, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल आर बाई डी टी, डेल टी को डी आर बाई डी टी कह सकते हैं, इसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह सकते हैं, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, या इंस्टेंटेनियस वर्ड ये नहीं यूज करते हैं तो सिंपल वेलोसिटी जहां यूज किया जाता है उसका भी मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस ही होता है, बिना कहे कुछ ऐसा पूछे तो हमें ये चीज़ पता चल गया। अब इस चीज़ को ये जो मैथमेटिकली हमने किया है इंस्टेंटेनियस लाने के लिए, जो हमने यहाँ पे मैथमेटिकली किया है, इस चीज़ को हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया है, मैं यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, और फिर एक एक लाइन भी मैं बता दूंगा, ठीक है। जैसा हमारा चल रहा है पैटर्न वैसे ही हम करेंगे, एनसीईआरटी के एक एक चीज़ को पढ़ लेंगे तो पढ़ लेंगे। तो जैसे देखो सबसे शुरुआत में क्या था, ये P था और ये P डैश था, और यहाँ पे टाइम T है और यहाँ पे T डैश है। तो यहाँ जो डेल्टा T होगा उसका थोड़ा सर्टेन वैल्यू होगा, थोड़ा सा बड़ा वैल्यू है, हमने उसको थोड़ा पहले लिया, मतलब P1 से पहले हमने P2 लिया। तो देखो P2 लिया तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है, इस डिस्प्लेसमेंट के अनुसार से कैसे चेंज हुआ है, ठीक है। मैंने एक नेक्स्ट में P3 लिया जो P2 से भी पहले लिया, इस मोमेंट में लिया ऐसे, क्योंकि मुझे डेल टी का वैल्यू बहुत छोटा चाहिए। ऐसे करते 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 हम क्या हो गया, देखो यहाँ पे देखोगे तो लगभग जो ब्लू कलर का जो लाइन है और ये जो रेड मैं यहाँ पे अभी ऊपर से मार्क कर रहा हूँ वो दोनों कॉइंसाइड कर रहा है,
इसका मतलब यदि मैं डेल टी जीरो कर दूं तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, जस्ट इस पे टेंजेंट हो जाएगा। तो ये जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही आपके पास में डेल आर या डी आर का डायरेक्शन होगा, और जो डी आर बाई डी टी होगा उसका भी डायरेक्शन वही होगा, और डी आर बाई डी टी को क्या कहेंगे, वेलोसिटी। तो इसलिए ये जो डायरेक्शन हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। मतलब इस पाथ पे यदि टेंजेंट आप वो कर दोगे, कोई भी एक कर्व है, ठीक है, और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जानना है तो इस पे जस्ट टेंजेंट कर दो, इस पे जस्ट क्या कर दो, टेंजेंट कर दो, उस पाथ पे टेंजेंट कर दो, तो क्या होगा, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें मिल जाएगा। वही आपका ये मैथमेटिक्स कहता है, और ये उसका एक तरह से पिक्चर के फॉर्मेट में चीज़ें मिल गई। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बाकी लाइन बाय लाइन को यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें कहा कि इन दिस फिगर द थिक लाइन रिप्रेजेंट्स द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज एट पी at time t, and p1 p2 p3 represents the position of the object after time del t1 del t2 del t3। जैसे यहाँ पे p1 p2 p3 है, तो इनिशियल मोमेंट तो हर जगह पे सेम लिया है, उसने कहा कि इनिशियल सब जगह पे पॉइंट क्या है, वो सेम ही है, लेकिन हम अब टाइम का इंटरवल जो है वो चेंज कर रहे हैं। इस वाले केस में डेल्टा t1 है, यहाँ पे डेल्टा t है, यहाँ पे डेल्टा t3 है, यहाँ पे डेल्टा t4 है, जो उसकी जीरो कर दी है लगभग, है ना। तो डेल्टा t को धीरे धीरे हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो उस समय डेल आर वन, डेल आर टू और डेल आर थ्री जो है डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे फिगर पे शो किया गया है ना। और ये हमें दिखा एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम इतना एंड डेल टी थ्री रेस्पेक्टिवली। अब डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी जो होगा इज सोन इन द फिगर, इसमें सब जगह पे देखो डायरेक्शन शो किया गया। ये जैसा ये वाला पोर्शन होगा उसी के पैरेलल में, है ना, ये दोनों क्या होगा, ये पैरेलल में होगा, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी पैरेलल होगा, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी पैरेलल होगा, ये वेलोसिटी पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये पैरेलल रहता है, तो ये भी आपको पता चल गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं बी एन सी, जैसे जैसे हम डेल टी वन जो था सबसे बड़ा था, छोटा इंटरवल करते गए थे, ये मैंने बताया ही था कि यहाँ से हम जहाँ जा रहे हैं वो इंटरवल छोटा कर रहे हैं, और करते करते जीरो कर दिया लगभग उसी को, तो यही चीज़ कर रहा है कि जीरो कर दिया। एज डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल आर टेंस टू जीरो, ऑब्वियस सी बात है कि ये जो लेंथ आपको दिख रहा है, ये जो लेंथ दिख रहा है यहाँ पे क्या होगा, लगभग जीरो हो जाएगा, है ना। डेल आर टेंस टू जीरो एंड इज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ, और यही चीज़ मेन हो गया कि ये अलोंग किसके होगा, टेंजेंट टू द पाथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेंजेंट टू द पाथ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेंजेंशियल टू द पाथ दैट पॉइंट एंड इज डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मतलब ये कहा कि यदि सपोज करो कि 2 डायमेंशन में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे चल रही है, ठीक है, तो किसी भी मोमेंट पे यदि हम उसका वेलोसिटी देखना है, और ये सपोज करो कि इस डायरेक्शन, इस पाथ को फॉलो कर रहा था, ठीक है, दिस इज द पाथ, ठीक है, ये 2 डायमेंशन में, तो जिस मोमेंट में वेलोसिटी चाहिए वहां पे जस्ट टेंजेंट आप ड्रॉ कर दो, तो वही उसके वेलोसिटी का क्या होगा, डायरेक्शन होगा उस इंस्टेंट का, वही का, ठीक है, कि उसी जैसे जिधर मूव कर रहा था उधर की तरफ टेंजेंट कर दो। तो यही है द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ, इस पाथ के किसी भी पॉइंट पे, है ना, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेंजेंशियल टू द पाथ, इसके टेंजेंट के अलॉन्ग में हो जाएगा, दैट पॉइंट एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। यहाँ पे टेंजेंट, जैसे यहाँ पे कोई वेलोसिटी पूछता, सपोज करो कि यहाँ पे पूछता, तो यहाँ पे टेंजेंट इस डायरेक्शन में होता, तो यहाँ का वेलोसिटी ये होता, ओके, ये हो गया। अब ये कहा कि चलो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो हमने निकाल ही लिया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पे हम यदि देखें तो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो हो गया वो v dr बाई dt के बराबर हो गया। ऑब्वियसली आप कॉपी में v dr बाई dt ऐसे लिखोगे, तो ये पहले भी हम यूज करते थे, अभी भी हम यूज कर रहे हैं। बस यहाँ पे हो क्या गया है, ये जो चीज़ है ये, अब इसको यदि हम लिखने की कोशिश करें तो लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल एक्स बाई डेल टी आई डेल वाई बाई डेल टी जे ऐसे लिख सकते हैं। अब ये लिमिट दोनों में लगा सकते हैं, तो ये दोनों में हम जब लगाएंगे तो ये जो पोर्शन होगा इसका डेफिनेशन क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा dx बाई डी टी, तो ये dx बाई डी टी हो गया, और ये dy बाई डी टी होगा, ये dy बाई डी टी हो जाएगा। ये ij तो आपका डायरेक्शन बताता है वेक्टर का, तो ये vxi और vyj हो जाएगा, वेयर vx को ऑब्वियसली इसको हमने vx लिखा है और उसको हमने vy लिखा है। तो वेलोसिटी में भी 2 पार्ट आ गया, जैसे हमने पोजिशन को देखा था, और पोजिशन को कैसा लिखा था, xi प्लस yj, है ना। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dr बाई डी टी हो जाएगा, और dr बाई डी टी को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ आएगा dx बाई डी टी, सिंपल सा यदि लॉजिक आप देखो तो, और ये हो जाएगा dy बाई डी टी जे, ठीक है, और इसको हम वेलोसिटी कहते हैं, तो यही वेलोसिटी बराबर हो जाएगा, इसी को हम कह देंगे vxi और इसको कह देंगे vyj।
सो दिस वन इज वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमारे पास में जो वेलोसिटी हो गया वो भी पता चल गया कि 2 डायमेंशन में वेलोसिटी क्या होगा। इसमें कहा सो इफ द एक्सप्रेशन फॉर द कोऑर्डिनेट x एंड y आर नोन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वी कैन यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड द vx एंड vy। कहा कि चलो x और y का एक्सप्रेशन यदि टाइम के फंक्शन में हमें मालूम है तो हम उसको डिफ्रेंशिएट करके ऐसे निकाल देंगे। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है उसको भी थोड़ा सा सीख लो। ये कहना चाह रहा है कि यदि एक्सप्रेशन x और y का t में पता हो, जैसे सपोज करो कि x का मैंने कह दिया कि x डायरेक्शन में ये 2t + 4 है और y डायरेक्शन में जो है वो 3t² + 4 है, ऐसा है। तो हम x को डिफरेंशिएट करेंगे dx/dt, तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, vx मिल जाएगा। तो ये vx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × t है तो 2 हो गया और इधर का वैल्यू 0 हो गया। और उसी तरह से हमें dy/dt करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें vy मिल जाएगा। अब ये चीज़ कितना हो जाएगा, 3 × t² मतलब 6t अब +0 हो जाएगा। तो ये 6t है और 2 है, तो ऑब्वियसली जो वेलोसिटी होगा उस वेलोसिटी को 2 + हम क्या लिख सकते हैं 6t। तो 6t में j लगाना पड़ेगा और 2 के जगह पे i लगाना पड़ेगा, ये हमारा वेलोसिटी हो गया। अब जिस टाइम में पूछता है, क्योंकि ये वेरिएबल था, जिस टाइम में पूछता है उस समय इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड आएगा और उसका डायरेक्शन जो होगा वो vy/vx tan θ / tan इनवर्स ऑफ vy/vx, ये डायरेक्शन हमारे पास में आएगा उस वेलोसिटी का। तो ये तो पूरा वेक्टर से आप सीखे ही हो कि कोई भी वेक्टर यदि हमें i और j में यदि दिया गया है तो किस तरह से हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम जान गए कि ये वेलोसिटी कैसे आया। अब ऑब्वियस सी बात है कि अब हमारे पास में जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट क्या है, वो नेक्स्ट है कि हम वेलोसिटी निकाल लिए, अब हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जब हम एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें वही डेल r का हेल्प लेना पड़ेगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन तो सीधे a ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर द टाइम इंटरवल डेल t मूविंग इन xy प्लेन इज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो हमें चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल चाहिए और चेंज इन वेलोसिटी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल ऑफ ये वाला पार्ट चाहिए। तो हम इसको डेल vx/t और डेल vy/t कह सकते हैं। ये एवरेज वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन हो गया, ये एवरेज वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन हो गया, है ना। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे इसमें कि यदि ये x और y डायरेक्शन में हो गया और यहीं पे हम डेल t टेंड्स टू 0 लिख देते हैं तो यही चीज़ हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये जो सेम पार्ट हो जाएगा जब हम इंटरवल को छोटा करेंगे। ठीक है, तो a को axi और ayj ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो एवरेज वाले पोर्शन को लिख दिया कि एवरेज वाले पोर्शन को यहाँ पे एवरेज अलोंग x डायरेक्शन, एवरेज एक्सेलरेशन अलोंग x डायरेक्शन, एवरेज एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन, उसी चीज़ को ऐसे लिख दिया। और जैसे ही कोई एक्सेलरेशन पूछता है, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछता है, तो वहाँ पे डेल्टा t फिर से 0 कर देंगे। सेम प्रोसीजर अपनाएंगे लिमिटिंग इसका कि लिमिटिंग डेल t टेंड्स टू 0, डेल v/डेल t को हम क्या कर देंगे, एक्सेलरेशन कह देंगे। ठीक है, तो वहाँ पे अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये डेल vx/डेल t हो जाएगा, डेल vy/डेल t होगा। इसको ax और ayj ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पे ax dvx/dt है और ay dy/dt है। ठीक है, तो ax और ay हमारे पास में वेलोसिटी के टर्म्स में मिल गया। ऑब्वियसली हम चाहे तो इसको किसके टर्म्स में लिख सकते हैं, जैसे ये dvx/dt है और vx क्या था, देखो यहाँ पे vx dx/dt था, तो इसका मतलब है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t हो गया। देखो यहाँ पे बताया कि d/dt dvx/dt, ये dx/dt क्या था, vx था। तो अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ax मिल जाएगा, इसी को d²x/dt² लिख सकते हैं। ay को उसी तरह से vy वाले कंपोनेंट को फिर से डिफरेंशिएट करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये उस फॉर्मेट में भी हम लिख सकते हैं। तो इसमें कहा एज इन द केस ऑफ वेलोसिटी वी कैन अंडरस्टैंड ग्राफिकली द लिमिटिंग प्रोसेस। जैसे यहाँ पे हमने वेलोसिटी में ग्राफिकली समझा था, यहाँ पर भी हम एक्सेलरेशन के मीनिंग को पहले ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे देखो y और x में इस पाथ को ये फॉलो कर रहा था, है ना, इस पाथ को फॉलो कर रहा था, हमें डेल्टा t को कम करना है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस पाथ को फॉलो कर रहा था, तो पहले t टाइम पे हमारे पास में यहाँ पे है और t डैश टाइम पे यहाँ पे है। तो ये वेलोसिटी यहाँ पे टेंजेंट ऐसा होगा और यहाँ पे टेंजेंट ये v डैश ऐसा होगा। हमें चाहिए क्या, v डैश माइनस v चाहिए। तो यहाँ पे हम इन दोनों वेक्टर को, जैसे इसको पैरेलली यहाँ पे लाए तो यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं जो यहाँ पे शो किया गया है, और इन दोनों को ऐसे करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल v हो जाएगा। और जिधर डेल v का डायरेक्शन होगा ऑब्वियसली डेल v/डेल t का डायरेक्शन वही होगा, और दिस इज नथिंग बट एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा, इसलिए डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन जो आया है वो ऐसा आया है। यदि मैं टाइम इंटरवल कम करता तो हमें नेक्स्ट जो पॉइंट है वो यहीं पे लेना रहता,
और यहीं पे लेना रहेगा तो जो वी डैश जो होगा उसका एंगल इस वाले एंगल से थोड़ा सा अलग होगा, तो उसको वी डैश हमने यहाँ पे देखा, उन दोनों को यहाँ पे इकट्ठा किया तो डेल वी ऐसे है, तो उसी के डायरेक्शन में ये तो यहाँ क्या हो गया। अब हम टाइम को और छोटा किए तो ये इससे भी इधर पॉइंट पे रहेगा जो कि यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे ऐसा हो गया, ठीक है। अब यदि आप सोचो इसको उठाते उठाते यहीं पे ला दिए तो लगभग क्या हो जाएगा, यहीं पे ला दोगे तो इन दोनों के बीच में लगभग पैरेलल सा ऐसा बन जाएगा और एक्सेलेरेशन ये हो जाएगा। ये टेंडेंसी आपको दिख ही रहा है कि डेल वी डेल वी डेल वी, और ये वाला पार्ट लगभग यहीं पे आने वाला है, तो वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर ऐसे दिखेगा ए। तो ये डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन हो जाएगा जो कि इस वेलोसिटी के आप कह सकते हो परपेंडिकुलर, डिपेंड करेगा वी और वी डैश कितना है, तो ये एक ऐसा आ गया, ठीक है। ओके तो हमने यहाँ पे लिमिटिंग केस में कहाँ पे एक्सेलेरेशन होगा वो भी आ गया। तो इसी चीज़ को यहाँ समझाने की कोशिश किया। देखो इन द ग्राफ वेलोसिटी वी कैन अंडरस्टैंड द ग्राफिकली लिमिटिंग प्रोसेस पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द मोशन। यहाँ पे ये पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन ये ब्लू कलर से यहाँ पे दिया गया है। फिर कहा कि दिस इज शोन इन फिगर 15, इतना ए टू डी में ये चीज़ शो किया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक में शो किया गया है। इसमें कहा गया है कि P रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम T एंड P1 P2 P3 जो है वो डेल्टा T डेल्टा डेल्टा T2 और डेल्टा T3 के बाद बताया गया। P1 डेल्टा T1 के बाद में उससे छोटा डेल्टा T2 है जिसको P2 बताया गया, उससे छोटा P3 पे है, उससे छोटा यहाँ पे इंस्टेंटेनियस ही हो गया डेल T टेंड्स टू 0। इसमें कहा द वेलोसिटी वेक्टर एट द पॉइंट P1 आर ऑल्सो शोन इन फिगर। सभी में वेलोसिटी वेक्टर शो किया गया क्योंकि वो अब जस्ट हम इससे पहले सीखे कि पाथ पे टेंजेंट कर दो तो वो आपके पास में क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर आ जाता है, तो वो चीज़ सब में शो किया गया है। फिगर 15.A B and C इन इच केस डेल्टा T डेल्टा V ऑब्टेन यूजिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ऑब्वियसली बात है कि इस सबको वेक्टर एडिशन अभी आपको सिखा दिया था कि ये माइनस ये करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा, तो डेल वी वी डैश माइनस वी है, हमें वी डैश माइनस वी चाहिए था, तो हर जगह पे वी डैश माइनस वी हमने यहाँ पे निकाल दिया। बाय डेफिनेशन द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलेरेशन इज सेम एज दैट ऑफ डेल वी। अगेन हमारे पास में वही हो गया कि जिधर चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा एवरेज एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन उधर ही होगा, क्योंकि हम डेल्टा वी में जस्ट डेल्टा टी से इसके स्केलर से डिवाइड कर रहे हैं, तो डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड में चेंज होगा। पहले पढ़े थे सेम चीज में। वी सी दैट द डेल्टा टी डिक्रीजेज द डायरेक्शन ऑफ डेल बी चेंजेस एंड कॉन्सिक्वेंटली, देखो जैसे जैसे डेल्टा टी चेंज करते हैं तो ऐसा नहीं कि डेल बी सेम है, डायरेक्शन ऑफ डेल बी भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे ये जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं रहा, वो चेंज हो रहा है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलेरेशन चेंजेस, ओके, इसमें कह दिया कि डेल्टा वी जब चेंज का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन का भी चेंज होगा, क्योंकि उसी डेल्टा वी में हमें डेल्टा टी से डिवाइड करना है। फाइनली इन द लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, जहाँ पे इस वाले के ग्राफ के बारे में बता रहा है, द एवरेज एक्सेलेरेशन बिकम्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, क्योंकि जब हमने डेल्टा टी ही टेंड्स टू 0 कर दिया तो एवरेज क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस बन जाएगा। एंड हैज़ द डायरेक्शन एज शोन, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसा है। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, जैसे इससे पहले आपने ये देखा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला था कि जो वेलोसिटी है इस केस में वो वेलोसिटी पाथ के टेंजेंट के अलोंग में होगा। ये हमने यहाँ पे निकाला था ना, पाथ के टेंजेंट के अलोंग में। और जब भी मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात चल रही है, ठीक है, ये ध्यान में हमें रखना चाहिए। तो ये इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो पाथ के टेंजेंट में है, बट ऐसा नहीं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पाथ के टेंजेंट में है, वो कुछ भी एंगल हो सकता है। यहाँ पे यही चीज़ बताया गया कि नोट दैट इन वन डायमेंशन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। मतलब हमने अभी पिछले उसमें जो देखा था वो ऐसा देखा था, हमने पिछले उसमें ऐसा देखा था कि जो भी एक्सेलरेशन हम स्ट्रेट लाइन मोशन में देखे थे, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में कोई ऑब्जेक्ट यदि ऐसे चल रही है तो वो यदि इधर वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, या तो इसी डायरेक्शन में हो जब स्पीड अप होना हो तो, और या तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो जब स्पीड डाउन होना है ना, स्पीड को कम होना है तो एक्सेलरेशन इसको कहेंगे अलोंग द लाइन। तो ए जो है वो वेलोसिटी के अलोंग में ही है, चाहे वो सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है, बट अलोंग, इसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग में है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में होता था ऐसा कि वेलोसिटी के इसमें हो गया, मतलब इसका मतलब यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू होगा या तो 0 डिग्री होगा और 180 डिग्री होगा, 0 डिग्री और 180 डिग्री होगा, दोनों में से एक होगा। लेकिन जब हम ये 2 डायमेंशन मोशन में आए तो कोई पूछता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो एंगल होगा ये थीटा, वो कितना हो सकता है,
तो वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 180 डिग्री, मतलब 0 और 180 डिग्री के बीच में थीटा इंक्लूडिंग 0 और इतना, ये कुछ भी हो सकता है ये थीटा। वही चीज़ लिखा गया कि जिसमें जो हाउएवर फॉर द मोशन इन 2 और इवन 3 डायमेंशनल भी मोशन हम यदि कंसीडर करें तो क्या होगा, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर मे हैव एनी एंगल बिटवीन 0 टू 180 डिग्री, है ना। तो ये दोनों के बीच में एंगल 0 से 180 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है, एनी यहाँ पे एंगल हो सकता है, बट यहाँ पे 0 या 180 डिग्री होता था किसमें, स्ट्रेट लाइन मोशन में, सिंगल स्ट्रेट लाइन मोशन में। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, यहाँ पे थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बाद में इसको हम डिसाइड करेंगे, जैसे अभी हम देखने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि इसका मतलब यदि कुछ भी एंगल है तो हम इसको दो पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, दो कंपोनेंट में इसमें हम कर सकते हैं। एक जैसे इधर कंपोनेंट बना दिया, एक इधर कंपोनेंट बना दिया, ऐसे करके, तो एक वी के एलोंग में आ जाएगा, है ना, मतलब कि v के एलोंग में और एक v के परपेंडिकुलर में, ऐसे ब्रेक कर देते हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है वो वेलोसिटी के सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर पाता है, और जो एलोंग क्वांटिटी होगा उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलो, तो हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन भी देख लिया और किधर डायरेक्शन में होगा ये भी देख लिया, ठीक है। तो यदि जो आपने पढ़ा है उसको जस्ट कंक्लूड करने की कोशिश करोगे कि यहाँ से यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, तो सिंपली पहले पोजीशन, चेंज इन पोजीशन को हमने डिस्प्लेसमेंट कहा, उसमें हमने जैसे पोजीशन देखा, फिर चेंज इन पोजीशन हमने देखा, चेंज इन पोजीशन को हमने क्या कह दिया, डिस्प्लेसमेंट कह दिया, उसमें डेल टी से डिवाइड कर दिया तो वो क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया, उस डेल टी को टेंड्स टू 0 कर दिया तो हमारे पास क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ गया कि जो पाथ फॉलो करेगा 2 डायमेंशन में या इवन 3 डायमेंशन मोशन में कोई ऑब्जेक्ट, तो उस पाथ पे टेंजेंट यदि आप ड्रॉ कर देते हो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन दे देता है। फिर जब वेलोसिटी पता चल गया तो हम चेंज इन वेलोसिटी निकाले, और चेंज इन वेलोसिटी को हमने क्या कर दिया, उसको टाइम से डिवाइड कर दिया तो वो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन आ गया, और उसको भी हम डेल टी टेंड्स टू 0 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओके, सभी के यहाँ पे कंपोनेंट आ रहे हैं, दो दो कंपोनेंट ऐसे आ रहे हैं, चाहे इंस्टेंटेनियस हो चाहे एवरेज हो, ठीक है। उसी एक्सेलरेशन को एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को यहाँ पे वी एक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट किया गया, मतलब वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा। तो कहा कि वी एक्स ऑलरेडी क्या था, वो एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करके आया था, इसका मतलब एक्स को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा। देखो, एक्स को एक बार डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आया, और वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करते तो एक्सेलरेशन आया। इसका मतलब हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि एक्स को 2 बार डिफरेंशिएट कर दिए, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। तो एक्सेलरेशन हमने सीखा, और एक्सेलरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देखा कि ए और वी में के बीच में एंगल जो होगा वो कुछ भी हो सकता है 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में, ठीक है। ओके, अब जैसे इस क्वेश्चन को करते हैं 4.4, इसमें कहा गया है कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय r इक्वल टू 3 टी इतना और ये और इतना के, मतलब अब इसका मतलब है 3 डायमेंशन में। सीधे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसने पहले ही दिया क्या। तो ये जो दिया है वो 3 डायमेंशन मोशन में एक तरह से दे दिया, और यहाँ पे देखो x वाला जो कंपोनेंट है वो t का फंक्शन है, y कंपोनेंट भी t का फंक्शन है, बट z कंपोनेंट कांस्टेंट है। तो ये हो सकता है इंडिविजुअल, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दिस इज नथिंग बट हमें जो दिया है ये क्या दिया, एक तरह से ये जो 3t है ये x दे दिया, ये जो 2.0 और टी स्क्वायर दिया ये y दे दिया, और दिस इज नथिंग बट z, हमें 3 कंपोनेंट मिल गया। टाइम जहाँ पे सेकेंड में है, कोफिशिएंट हैव द प्रॉपर यूनिट फॉर r, इसमें कहा कि इसमें जो भी कोफिशिएंट ये सब लग रहा है उसमें r के लिए है, क्योंकि ये यूनिट एंड डायमेंशन में आप जानते हो कि दो चीज़ को यदि आपको ऐड करना है तो सेम डायमेंशन का होना चाहिए। तो यहाँ पे बाकी जो कोफिशिएंट वगैरह 3 और 2 ये सब चीज़ मिला के इसको पोजीशन का लाना पड़ेगा, क्योंकि देखो जैसे यहाँ पे जो t है तो t टाइम है, लेकिन टाइम इंटू 3 करोगे तो टाइम ही आता है। इसका मतलब इस 3 जो कोफिशिएंट 3 जो है उसका एक प्रॉपर डायमेंशन है, क्योंकि उसको क्या लाना है, वो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा, तभी ना ये दोनों का वेलोसिटी इंटू टाइम पोजीशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो कोफिशिएंट है इसका प्रॉपर यूनिट है, इसलिए उसने उसको स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है, ताकि वो पोजीशन मिल जाए। अब कहता है कि फाइंड वीटी एंड एटी ऑफ द पार्टिकल। पहले तो इन जनरल हमें वीटी एंड एटी चाहिए, तो हमें पता है कि पोजीशन यदि हमें मालूम है तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वीटी मिल जाएगा। तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अलग अलग करेंगे, तो 3t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 3 इंटू टी, 3 बाहर आ जाएगा, और t का डिफरेंशिएशन 1, तो सीधे 3 ही हो जाएगा, तो 3i हो गया। फिर 2t स्क्वायर का करेंगे तो 2 बाहर, और t स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2 इंटू टी,
ठीक है, 2 और इस पर 1 माइनस कर देंगे तो ये 2 इंटू 4 हो गया, तो 4 इंटू टी हो गया, तो ये 4 इंटू टी जे हो जाएगा। और 5 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो सिर्फ इतना ही हो गया। तो दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देना पड़ेगा। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वी बाई डी टी, तो क्या होगा, इसमें 3 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 0 आ जाएगा, और 4t को डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 बाहर और t का 1, तो 4j, तो सिर्फ एक्सेलरेशन इतना ही आएगा, 4j। तो अब एक्सेलरेशन में हम कह सकते हैं कि टोटल मैग्नीट्यूड कितना है, 4 ही है, क्योंकि एक ही तो कंपोनेंट है, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो किसके अलॉन्ग में है, वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग में है। ठीक है, अब ये कहता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ vt एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पूछा है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले वेलोसिटी 3i प्लस 4tj था, तो 3 हो गया, और 4t की जगह पे 1 आ गया तो 4j हो गया। ऑब्वियस सी बात है, इसका यदि मैग्नीट्यूड चाहिए तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट अंडर करेंगे, जो कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन होगा उसको कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट लिखेंगे तो हमें ये चीज़ मिल गया, tan इनवर्स ऑफ y इतना, और tan इनवर्स ऑफ 4/3, और 4/3 लगभग 53 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना चाहिए, ये ट्रायंगल आपका बहुत बार आता रहता है। जैसे ये ट्रायंगल यदि हमारे पास में 3 है और ये 4 है तो ये 5 हो जाता है, और यहाँ पे जो होता है ये 53 डिग्री लगभग होता है, और ये 37 डिग्री होता है, और ये तो 90 डिग्री होगा ही। तो आपको पता ही है कि tan इनवर्स y इसमें 4/3 करते हैं, तो tan इनवर्स 4/3 का मतलब यही चीज़ हो जाएगा, ये 53 डिग्री होगा, तो 53 डिग्री अप्रॉक्स हो जाएगा। किसका डायरेक्शन हो गया ये वेलोसिटी का। कब हो गया, 1 सेकेंड पे। ठीक है, तो उसके इस पे दे दिया हमारे पास में। तो इस तरह से हमारा 4.7 है वो कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप ये पूरा चीज़ अच्छे से जान गए होंगे। ओके, अब हम 4.8 को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। 4.8 एंड 4.9 इसको हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और उसके नेक्स्ट में फिर प्रोजेक्टाइल एक पूरा के पूरा पार्ट होगा, और उसके नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 3 क्लास में आपका पूरा के पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा। आप हमेशा हैबिट में डालें कि एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं कि क्या हमने पढ़ा है आज। ठीक है, और एक लाइन में होना चाहिए, जैसे मैं रिवाइज अभी कराया था वैसे। ठीक है, समरी में यदि हम देखें तो समराइज यदि हम करें आज के क्लास को, तो आज के क्लास में सिर्फ हमने सिंपली ऐसे देखा कि कोई भी 2 डायमेंशन होगा तो सबसे पहले हम इसमें पोजीशन को डिफाइन कर देंगे, और पोजीशन जो हो जाएगा वो इन जनरल xi प्लस yj हो जाएगा। और यदि हम सपोज करो कि तीसरा डायमेंशन भी कहते हैं तो zk ऐसे हो जाएगा। फिर इससे हमने चेंज इन पोजीशन निकाला है ना, और चेंज इन पोजीशन जो था उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो चेंज इन पोजीशन जो यहाँ पे था उसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन पोजीशन जो है ये, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये डिस्प्लेसमेंट को हम डेल आर से हमने डिनोट किया, और ये डेल आर जो आ गया था वो कितना आ गया था, डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे, और ऑब्वियसली यहाँ पे अब डेल जेड के भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक बार हमने डेल टी से डिवाइड कर दिया तो उसे एवरेज वेलोसिटी कहना शुरू कर दिए। डेल आर बाई डेल टी यदि हमने ऐसा करना शुरू कर दिया, मतलब इस पूरे पोर्शन में, इसका मतलब डेल एक्स बाई डेल टी भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आई प्लस डेल वाई बाई डेल टी जे प्लस डेल जेड बाई डेल टी के। तो ये इसको हम क्या कहना शुरू कर देंगे, एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो ये एवरेज वेलोसिटी हो गया। अब इसमें एक चीज़ था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकाले, और कहीं पे भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहे या सिंपली वेलोसिटी कहे बात बराबर थी। तो उसने कहा कि जस्ट लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 कर दो तो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें डेल आर बाई डी टी ऐसे को हमें डेल टी टेंड्स टू 0 करना पड़ेगा। इसको सिम्बॉलिकली हम डी आर बाई डी टी लिख देते हैं। ठीक है, डी आर बाई डी टी हम उसको डिफ्रेंशिएट करके एक्स वाले पोर्शन को रख देते हैं, और इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, चूंकि आर या में हमें यहाँ पे दे रखा है तो डी आर बाई डी टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वाई बाई डी टी जे प्लस डी जेड बाई डी टी के, इतना हो जाएगा। इसी चीज़ को हम क्या लिखते हैं, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के। ठीक है,
ये हमारे पास में क्या होगा dr बाई dt, और dr बाई dt को हम सीधे वेलोसिटी ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास में वेलोसिटी आ गया। अब एक बार वेलोसिटी आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे एक पोर्शन यहाँ पे था, एक बार वेलोसिटी आ गया तो हम चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे निकाल सकते हैं, डेल v बाई डेल टी। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको एवरेज एक्सेलरेशन हम कहना शुरू कर देंगे, तो ये हम कह सकते हैं कि ये डेल वी एक्स हो जाएगा, डेल वी एक्स आई अपॉन डेल टी प्लस डेल वी वाई अपॉन डेल टी जे प्लस डेल वी जेड अपॉन डेल टी के। ये हमारा डेल वी बाई डेल टी हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन कह देंगे। तो ये एवरेज हमारे पास में क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। अब इसमें फिर से क्या करेंगे, इसको यदि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए तो डेल टी हमें क्या लगाना पड़ेगा, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 किसका, डेल वी बाई डेल टी में। और डेल वी बाई डेल टी में इतना हम लगाते हैं तो यही चीज़ को हम डी वी बाई डी टी कहना शुरू कर देते हैं। अब डी वी बाई डी टी निकालोगे तो ये एक्सेलरेशन मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गया, और हमें v क्या था ये मालूम था, तो इसलिए डी वी बाई डी टी यदि हम देखेंगे मतलब एक्सेलरेशन देखेंगे तो सिंपली डी वी एक्स बाई डी टी, डी वी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वी वाई बाई डी टी जे प्लस डी वी जेड बाई डी टी के, इतना लिखा जाएगा। इसी चीज़ को हम कभी कभी कैसे लिखते हैं, इसको हम ए एक्स कह देंगे, एक्सेलरेशन अलोंग इतना ए एक्स आई ए वाई जे और ए जेड के, हम इतना इसको लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को, ठीक है। और कभी कभी हम क्या लिखते हैं कि इसी को हम डबल डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में लिखना है, तो वी एक्स ऑलरेडी डी एक्स बाई डी टी था, तो इसको डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी लिख सकते हैं ऐसे आई। इसको डबल डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी लिख सकते हैं ये जे में, और इसको डबल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू टी लिख सकते हैं ये के में। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। बस यही तो हमारे पास में क्या था, समरी था, है ना। आज के उसमें यदि देखोगे तो सिर्फ हमें इतना ही तो पढ़ना था, ठीक है। तो एक लाइन समरी आपके पास में होना चाहिए कि इस वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा। तो हमारा ये 4.7 जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ये। और हाँ, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे जब भी एनालिसिस करो तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जरूर लिख दो कि जो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आया था उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या आए थे, एक स्टार मार्क्स आया था, एक कंक्लूजन। और वो कंक्लूजन क्या था कि जब भी हम यहाँ पे वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो पाथ पे क्या होता है, टेंजेंट के लॉन्ग में होता है। तो v जो होता है ये टेंजेंट होता है, टेंजेंट टू पाथ, ठीक है। ये पाथ है और इस पाथ पे टेंजेंट सीधे रहेगा क्या चीज़, वेलोसिटी का डायरेक्शन। और एक और इम्पॉर्टेंट नोट आया था कि लेकिन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में यहाँ जो हो सकता है कुछ भी एंगल पॉसिबल है, दिस थीटा मे बी एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 180 डिग्री, ओके। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप क्या कर सकते हो, आज अभी देखो यदि आप YouTube पे पढ़ रहे हो और यहाँ पे मैं क्वेश्चंस तो सिर्फ इसके एग्जाम्पल को मैंने बता दिया, और आपको क्वेश्चन पढ़ना है तो YouTube के आप जाओ, एक टेस्ट सीरीज चल रहा है, मतलब टेस्ट सीरीज कहते हैं, एक क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स नाम से है, नीट क्रैश कोर्स है। उसमें NCERT के टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में वो सॉल्व है। तो आप जैसे उसमें देखोगे कि 4.7 पे जो क्वेश्चन मैंने बताया है 4.7 को इंक्लूड करते हुए आप उस क्वेश्चन को देख सकते हो, ठीक है। मैं ऐसे कोशिश करूंगा कि यदि मुझे याद रहे अपलोड करते समय तो यहाँ पे मैं आई बटन में वो चीज़ लगा दूँ, नहीं तो आप इतना मेहनत कर सकते हैं कि आप जाके प्लेलिस्ट को खोलिए और उसमें देखिए कि कहाँ पे एक क्रैश कोर्स नीट लिखा हुआ है, उसमें जाके बिल्कुल जो 4.7 पे जो क्वेश्चन आया हुआ है वहाँ पे एक्सप्लेन्ड है, सारे क्वेश्चंस को इकट्ठे आप कर सकते हो 4.7 से इंक्लूडेड जो भी है, ठीक है। यदि वो 4.7 और 4.8 के बाद होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग वो होते चलता रहता है, तो 4.8 के बाद तो इसको पढ़ने के बाद करना, बट एक बार झलक जरूर देख लो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन 4.7 के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगले क्लास में मिलते हैं हम 4.8 के साथ, जिसमें मोशन इन प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। आप बहुत मन से पढ़ते रहिए, आई होप कि पूरे अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आप इसको फैलाइए, जितने लोग आप कम्युनिटी में बनेंगे, आप मेरे से उसमें व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं, इसमें कमेंट करके बात कर सकते हैं, कोई डाउट पूछ सकते हैं कमेंट करके, मुझे जब भी समय मिलता है मैं रिप्लाई कर दिया करूँगा, ठीक है। तो इसको मन से पढ़ें। और आपको पता ही है कि NCERT एक बार यदि आपका हो गया तो आप कोई भी एग्ज़ाम फोड़ सकते हो, चाहे आपका नीट हो, चाहे JEE मेंस हो, या इवन एडवांस हो,
ठीक है। और इवन आपको ग्रिप बनाना हो फिजिक्स पे, इससे बेहतर आपको एनसीईआरटी में जो कंटेंट है वो एकदम ऑप्टिमल है ना, नहीं बहुत बढ़िया ही भी है हम नहीं कह सकते और बहुत बेकार नहीं कह सकते, बिल्कुल ऑप्टिमल जो आपको चाहिए वो है। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।